हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी का जो आपका सब्जेक्ट है वो भाषा के रूप में पूछा जाएगा और उसको आपको पास करना ही होगा। अगर वो आप पास नहीं करते हैं तो आपके आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेक नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ब्रजभाषा है यानी कि ब्रजभाषा क्या है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बिहारी हिंदी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पहाड़ी हिंदी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्वी हिंदी। तो सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर बताऊंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। जो ब्रजभाषा है वो हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की। मगही किस भाषा की बोली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आ सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया बिहारी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया राजस्थानी। तो जो मगही भाषा है वो पटना साइड में बोली जाती है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी बिहारी के अंतर्गत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिहारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा ऑप्शन सौरसेनी, तीसरा ऑप्शन ब्रांचड़ और चौथा ऑप्शन अर्धमागधी। तो हिंदी खड़ी बोली हमारी विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। स्वर संधि पूछा गया है हमारा। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्वर संधि कौन से शब्द में दी गई। पहला ऑप्शन नमस्कार, दूसरा ऑप्शन जगदीश, तीसरा ऑप्शन दुर्लभ और चौथा ऑप्शन भानुदय। तो नमस्कार में हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि, नम मा धन अस्कार, जगदीश में जगत प्लस ईश, दुर्लभ में भी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी दू विसर्ग प्लस लभ, जगदीश में हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, वर्ग हमारा ता दा में चेंज होगा और जो भानुदय शब्द है वहाँ पर हमारी स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भानु प्लस उदय, बड़ा ऊ तथा छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। यहाँ हमारी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। पहला ऑप्शन रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन उपमा अलंकार और चौथा ऑप्शन अनुप्रास अलंकार। तो तेरी बरछी ने बरछे बरछी यानी कि तलवार, तेरी तलवार ने बर छीने यानी कि योद्धाओं को छीना है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। शब्द हमारा एक ही है, उसके अर्थ अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। एक और बार आपसे स्वर संधि का प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन तपोगुण, दूसरा ऑप्शन दीपोत्सव, तीसरा ऑप्शन अतएव, चौथा ऑप्शन सज्जन। तो बात करते हैं स्वर संधि की, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दीपोत्सव शब्द जो है वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, बाकी तपोगुण विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त किसने कहा या फिर किसने बांटा है रीतिकाल को इन भागों में। पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा ऑप्शन नगेंद्र जी ने, तीसरा ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, चौथा ऑप्शन राम कुमार वर्मा ने। डबल स्टार बनाइए, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो जो हमारी ब्रजभाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस रूप में है। पहला ऑप्शन तकनीकी भाषा के रूप में, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय भाषा के रूप में, तीसरा ऑप्शन काव्य की भाषा के रूप में और चौथा ऑप्शन राजभाषा के रूप में। तो जो ब्रजभाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर की दृष्टि से पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन बिहारी, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन देवजी, चौथा ऑप्शन कबीरदास जी के। तो कौन से दोहे हैं जिनको हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? तो बात करते हैं हम बिहारी जी के जो दोहे हैं उन्हें कहा जाता है हिंदी साहित्य का रत्न। शुक्ल जी ने कहा है कि बिहारी जी के जो दोहे हैं वो हिंदी साहित्य के रत्न हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन से हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन राजेंद्र कुमार, दूसरा ऑप्शन कमलेश्वर, तीसरा ऑप्शन सत्य प्रकाश मिश्र और चौथा ऑप्शन खुशबंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी को इसके लिए पुरस्कार भी मिला था, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लिए। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? पहला ऑप्शन संदेहवाचक, दूसरा ऑप्शन संकेतवाचक, तीसरा ऑप्शन इच्छावाचक, चौथा ऑप्शन आज्ञावाचक। तो यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया गया होता तो मैं अवश्य आता, एक वाक्य के ऊपर दूसरा निर्भर करता है, तो वो होता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इच्छावाचक में हम इच्छा को व्यक्त करते हैं, संदेहवाचक में किसी वस्तु के प्रति संदेह दर्शाते हैं और आज्ञा में आज्ञा दी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कौन सा छंद होता है जिसका पहला और अंतिम शब्द जिससे वो प्रारंभ होता है उसी से अंत होता है? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन कुंडलिया, दूसरा ऑप्शन रोला, तीसरा ऑप्शन दोहा और चौथा ऑप्शन सोरठा। तो ये छंद होता है हमारा कुंडलिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कुंडलिया जिससे प्रारंभ होता है उसी से अंत भी होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पहला ऑप्शन बांगरू, दूसरा ऑप्शन अवधी, तीसरा ऑप्शन तेलुगु, चौथा ऑप्शन कन्नौजी। तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है हमारी तेलुगु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बांगरू, अवधी और कन्नौजी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए, दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। जलद दिया गया है, जलज नहीं दिया गया है। जलद का अर्थ होता है आकाश और जलज का अर्थ होता है कमल। पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन दिगु, चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि। तो जहाँ पर किसी अन्य शब्द के बारे में बात होती है वहाँ होता है हमारा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सारंग लै सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के, सारंग कही गई चोट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको सारंग 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 5 बार देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आता है और उसके कई सारे अर्थ होते हैं वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। और जब एक ही शब्द हो, एक बार आए और उसके अर्थ बहुत सारे हों तो वहां पर है श्लेष अलंकार। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ? वाक्य कौन सा भेद है? पहला ऑप्शन सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन आश्रित वाक्य, तीसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य और चौथा ऑप्शन मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो क्रोधा अग्नि में कौन सा समास होगा? हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाएगा। जो अग्नि है वो क्रोध के समान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किसके अंतर्गत आएगी? पहला ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन पहाड़ी हिंदी, तीसरा ऑप्शन राजस्थानी हिंदी और चौथा ऑप्शन पूर्वी हिंदी। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ी है वो आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पहला ऑप्शन ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन बघेली और चौथा ऑप्शन बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वो है हमारी बघेली। बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन गीतावली, चौथा ऑप्शन श्री कृष्ण गीतावली और चौथा ऑप्शन भक्तमाल। तो तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी भक्तमाल। भक्तमाल हमारी नाभादास जी की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं हमारी तुलसीदास जी की ही दी गई हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करके अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।